आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 3 चैप्टर हम एक साथ पढ़ेंगे, वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल रिसोर्सेस। आज है 15 सितंबर तक मैं ये मॉड्यूल खत्म कर दूंगा, तो 3 मॉड्यूल टोटल खत्म हो गए। दोस्तों, इस इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के मॉड्यूल में कुछ लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। जैसे ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, ये सब मेरे ऑलरेडी लेक्चर्स हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, तो वो मैं कवर नहीं कर रहा हूं। जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं वो नहीं कवर कर रहा हूं, जो नहीं कवर किया वो कवर कर रहा हूं। तो वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल रिसोर्सेज, तो टोटल 4 मॉड्यूल है। एग्जाम्स आने वाले हैं, आई थिंक डेट आई गई है, 17 सितंबर से शायद स्टार्ट है, तो 15 सितंबर तक 3 मॉड्यूल पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट और मिनरल। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो सबसे पहले पानी की बात करते हैं। भैया देखो, वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पानी है तो जिंदगी है, पानी नहीं होता तो जिंदगी नहीं होती। H2O, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यही हमको जिंदगी देता है, तो अर्थ को वाटरी प्लैनेट भी बोला जाता है। वाटर की बात करें तो 75% जो हिस्सा है धरती का, वो वाटर कवर करता है। ठीक है, 2 तरीके के क्रस्ट है ना, कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक क्रस्ट। 75% पूरा हिस्सा वाटर कवर करता है, अर्थ सरफेस का वाटर कवर करता है। लेक्स, रिवर, ओशन। ओशन में सबसे ज्यादा वाटर है, मतलब वाटर बॉडीज, ओशन जो है वो सबसे बड़ी वाटर बॉडीज है। 97%, 75% में से 97% ओशंस कवर करती हैं, बाकी 3% लेक्स, रिवर्स में है। 1% जो है वो आइस फ्री फ्रेश वाटर है, यानी कि पीने का पानी जो है ना, वो रिवर, लेक, पॉन्ड्स, फ्रेश वाटर जिसको हम बोलते हैं, 1% है बस। यानी कि पीने की पानी की बात करें, फ्रेश वाटर की बात करें, समुद्र में 1 बूंद के बराबर है। लेकिन बहुत सारे और भी वाटर रिसोर्सेज होते हैं, जैसे अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, पानी बरसता अंदर चला जाता है। एक्विफायर, भैया धरती के अंदर ना एक्विफर और एक्विफर्स, मतलब समुद्र चल रहे हैं पूरे के पूरे, तो धरती के अंदर है। लेकिन अभी जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, पानी की कमी हमको देखने को मिल रही है। तो ऐसा है, भारत जो है नदियों का देश है। मैंने आपको कई बार बताया है, मैंने कवर भी किया है। इंडियन ज्योग्राफी साथ साथ कंप्लीट कर लीजिएगा। इंडियन ज्योग्राफी में मैंने हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ये 2 रिवर सिस्टम आपको बताए हैं, देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। भारत में 12 मेजर रिवर्स हैं। टोटल कैचमेंट एरिया 252.8 मिलियन हेक्टेयर का है, लिख लीजिएगा, 252 याद रखिए। ठीक है, टैंक्स एंड पॉन्ड्स 2.9 मिलियन हेक्टेयर एरिया है। रिजर्वॉयर्स का 2.1 मिलियन हेक्टेयर एरिया है। स्मॉलर रिवर्स और कैनाल्स 7 मिलियन हेक्टेयर। ये ज्यादातर एरियाज आपको कहां मिलेगा? टैंक्स एंड पॉन्ड्स जो हैं साउथ में लोकेटेड है। साउथ में जो नहर सिस्टम है और टैंक सिस्टम है, साउथ में, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, और इधर अगर आप ऊपर आए तो वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में ये जगह बहुत ज्यादा आपको टैंक और पॉन्ड सिस्टम मिलेगा। भैया यूपी में तो आपने नहर सिस्टम देखा ही होगा। 62% टोटल तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश टैंक और पॉन्ड सिस्टम का कंस्टिट्यूट करते हैं। समझ गए? साथ ही साथ उड़ीसा की बात करें तो यहां पे ब्रैकिश वाटर मिलता है। ब्रैकिश वाटर समझ रहे ना, उड़ीसा जैसे चिल्का लेक, ब्रैकिश वाटर है वहां पे, समुद्र का पानी है। उड़ीसा समुद्र के तट पे है ना, तो समुद्र का पानी जैसे लेक है उड़ीसा के तट पे, समुद्र का पानी भी लेक से मिल जाता है। ठीक है, समुद्र का पानी जब आता है आपके पास तो उसको हम ब्रैकिश वाटर कहते हैं। जैसे केरल में, केरल कोस्ट है तो वहां पे भी समुद्र का पानी आता है लेक्स में। ठीक है, तो वेम्बानंद हो गए, जैसे वेम्बानंद लेक जो है केरल में, वो समुद्र के, मतलब ब्रैकिश वाटर लेक है। उड़ीसा में चिल्का लेक जो सबसे बड़ी लेक है इंडिया की, वो भी ब्रैकिश वाटर है। अब अगर रेनफॉल की बात करते हैं तो 1869 क्यूबिक किलोमीटर इतनी रेनफॉल होती है। तो हमारे यहां बारिश से भी पानी आता है, तो भारत एक तरीके से गिफ्टेड कंट्री है। ठीक है, अब भारत के 2 सिस्टम है, मैं आपको बता चुका हूं। अगर रिवर सिस्टम की बात करें वो देख लीजिएगा, पानी या तो बरसता है या फिर हम नदियों से लेते हैं, पहाड़ों से लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एज अ रिसोर्स, देखो वाटर जो है रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, और वाटर को, अगर वाटर नहीं होगा तो हम रहेंगे ही नहीं। थोड़ा सा हम इतिहास में देखते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस, कई बार मैं बता चुका हूं, 4 सबसे इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन नदी के किनारे, मतलब वाटर की ही वजह से हमारा इतिहास आगे बढ़ा है। पानी नहीं होता तो इतिहास नहीं होता। तो अब हम इतिहास को देखेंगे। हमने
इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसे देखिए आप, ये सिविलाइजेशन तो पानी का क्या बेहतरीन इन्होंने यूज किया है। बाकायदा रिजर्वॉयर्स बनाए जाते थे, एम्बैंकमेंट्स को रेस किया जाता था ताकि बाढ़ ना आए, ठीक है, चैनल्स बनाए जाते थे ताकि हर जगह पानी पहुंचे, वेल्स, ढेर सारे कुएं मिलते हैं, कुएं बनाए जाते थे ताकि अंडरग्राउंड वाटर को हम यूज कर सकें। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं, ठीक है, जैसे धोलावीरा जो एक टाउन है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में धोलावीरा एक टाउन था, ये गुजरात में है। ब्रैकिश वाटर यहां पे आता था, ब्रैकिश वाटर की वजह से यहां पे हम स्टोरेज करते थे। इरफान हबीब की द इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़िएगा, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है चैप्टर 25 में, मतलब पेज 25 में, कि किस तरीके से वाटर का यूज होता था, ठीक है। सदर्न स्टेट्स भी बहुत अच्छे से वाटर का यूज करते थे। विड्थ जो थी ना, टैंक्स की जो विड्थ होती थी, देखिए टैंक जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा स्टोरेज, पानी को हम स्टोर करते हैं ना। जैसे अब राजस्थान का एरिया, राजस्थान में ज्यादा बारिश नहीं होती, या इधर आप विदर्भ रीजन ले लीजिए, ठीक है, वो घाट्स की वजह से जो विंड्स है ना वो ऊपर ही निकल जाती है, वो आती ही नहीं विदर्भ, तो विदर्भ रीजन में बारिश ही नहीं होती है, तो वहां पे पानी को स्टोर करना पड़ेगा, वाटर को स्टोर करना पड़ेगा। या राजस्थान में भी तो इसके लिए टैंक से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन टैंक जितना बड़ा होगा उतना अच्छा। 70 से 80 मीटर विड्थ होती थी, इतना बड़ा। कुछ टैंक्स की तो 750 मीटर लेंथ होती थी, समझ सकते हैं। और टैंक एरिया का जो होता था वेस्ट में 590 मीटर होता था। कुछ रिजर्वायर तो 5 हेक्टेयर के होते थे। तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत कुछ किया है, मतलब इतिहास हमारा पानी से ही चला है, पानी ना होता तो इतिहास ही ना होता, इतना बड़ा रिसोर्सेज है। अब एग्रीकल्चरल सोसाइटी की बात करें, ये तो बात हो गई इंडस वैली सिविलाइजेशन की। फिर हमारा वैदिक पीरियड आया, चलो मैं आपको बताता हूं। 3300 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन। 1400 से 600 तक लेटर वैदिक और पोस्ट वैदिक पीरियड अगर आप देख लें तो 1400 से 600 तक हमारा वैदिक पीरियड चला। तो वैदिक पीरियड में भी अगर आप देखें तो एग्रीकल्चरल सोसाइटीज डेवलप हुई। भाई वेदों में, ऋग्वेद में पानी का हमको यूज मिलता है, पानी कई बार रेफरेंस पानी का दिया गया है, कुल्य KULYA एंड खनित्रमुप अपाह KHNITRIMAAPAH, ये ऋग्वेद में वाटर का रेफरेंस मिलता है, ये इरिगेशन चैनल्स थे। साथ ही साथ सुशीरा, सूरमी, वेल्स को अवध AVATA बोला जाता था, ये सब वेद में मिलता है। तो वेदों में, और हम अपनी अथॉरिटी वेदों से लेते हैं, वैदिक पीरियड में भी हमको पानी का रेफरेंस मिलता है कि कितना इंपॉर्टेंट था। फिर आए हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो भैया 185 बीसी में मौर्यन एम्पायर जो है वो स्टैब्लिश हो गया। नहीं सॉरी, 185 बीसी कह रहा हूं, क्या मैं बता रहा हूं। चलो आप बताओ मुझे मौर्यन एम्पायर कब स्टैब्लिश हुआ। 185 बीसी में तो मौर्यन एम्पायर का पतन हुआ। ये मुझे आप बताओ कि मौर्यन एम्पायर कब स्थापित हुआ। तो वहां पे भी कौटिल्य, अर्थशास्त्र में भी उन्होंने जगह जगह पानी का यूज किया है। अशोक ने तो अपने एडिक्ट्स में यह लिखवा दिया था, कुएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट वेल्स। एविडेंसेस मिलते हैं, बिग रिजर्वायर्स के एविडेंसेस मिलते हैं। जूनागढ़ में स्ट्रीम ट्रांसफर की पुष्याभूति शुंग डायनेस्टी जो आई, जो कि गवर्नर थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय, उन्होंने बकायदा कैसे जूनागढ़ में बेहतरीन एक तरीके से सुदर्शन लेक को इन्होंने एक बहुत बड़ा रिजर्वायर बनाया, जिसको सुदर्शन लेक नाम दिया, और इसको बार बार रिस्टोर किया जाता रहा। तो पानी का जो यूज है वो हमको एंशिएंट इंडिया से मिलता है, समझ गए। फिर रुद्र दमन आए, रुद्र दमन ने इस सुदर्शन लेक को रिस्टोर करवाया। कई बार सवाल भी पूछा जाता है। तो वाटर बेसिक नीड थी, वाटर के बिना आपका एग्रीकल्चर ही नहीं चलता, और एग्रीकल्चर उस समय सबसे इंपॉर्टेंट रहता था, ठीक है। फिर फिरोज शाह तुगलक 14th सेंचुरी में आई है। तो फिरोज शाह तुगलक ने तो नहर सिस्टम शुरू कर दिया, कैनाल्स बनवा दिए, यमुना को डाइवर्ट कर दिया, यमुना सतलज घाघर को डाइवर्ट कर दिया, और उसी से टैक्स लेता था फिरोज शाह तुगलक किसानों से। और मुगल्स में तो जो वाटर रिसोर्सेज है वो तो अलग ही लेवल चले गए। मुगल्स में तो वाटर का बहुत अच्छे से यूज किया, और यही चीज साउथ इंडिया में हुई। कावेरी रिवर, जो कि चोला ने बकायदा कावेरी रिवर को डाइवर्ट करवाया इरिगेशन के लिए। तंजौर में जो लैंड्स थे, बहुत ही इरिगेटिव लैंड्स थे, वहां पे कावेरी रिवर को डाइवर्ट करवाया, डैम्स बनाए गए, चोल हो गए और चेर हो गए, इन सब ने। तो हम ये देखते हैं कि नॉर्थ और साउथ इंडिया में, दोनों में अगर आप इतिहास में जाके देखें तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रहा है एज अ, इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहा है एज अ रिसोर्स। उसी से हमारा इतिहास चल रहा है। वाटर कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर इज रिन्यूएबल।
लेकिन ये फाइनाइट है। ठीक है, देखो हड़प्पन कल्चर में क्या, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों हुआ था? क्योंकि वहां पे सूखा पड़ा था। हड़प्पन कल्चर का पतन ही, वाटर था ही नहीं, पानी था ही नहीं, इसकी वजह से हुआ। वाटर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे तेल है ना आज के समय पे, वैसे ही वाटर है। तो वाटर कंजर्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतिहास में वाटर को कंजर्व किया जाता रहा है। जैसे कुएं को लगातार खोदते रहे हैं हम, ताकि वाटर को कंजर्व किया जाए। मोहनजोदारो में पता है 700 से ज्यादा कुएं थे। ठीक है, और कैसे वाटर कंजर्वेशन होता है? रनिंग वाटर को कंजर्व कर लो। जैसे कभी फ्लड आ गया, फ्लड को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। पास्ट में ऐसा हमने देखा है बकायदा। इलाहाबाद में हमको जो श्री नावगेरपुरा है, जो इलाहाबाद के पास लोकेटेड है, वहां पे हमने ये एविडेंस मिलते हैं कि कैसे जब फ्लड्स आते थे तो इस वाटर को भी यूज किया जाता था। मॉनसून के समय जो रिवर है बहुत ऊंची चली जाती थी, तो आर्टिफिशियल कैनाल्स बना दिए जाते थे ताकि वाटर को स्टोर कर लिया जाए। ठीक है, तो फ्लड वाटर को भी यहां पे खूब सारा फ्लड वाटर आता था, कैनाल्स में स्टोर कर लिया जाता था। राजस्थान में आप देखिए, राजस्थान में रूफटॉप मेथड था। साउथ इंडिया में टैंक बेस्ड मेथड था। राजस्थान में इस मैकेनिज्म को बोला जाता था कुंड। आज भी बोलते हैं ना कुंड। बहुत बड़ा जो रिजर्वायर होता है, कुंड या फिर कुंडी, ये रूफटॉप होते थे। इसमें बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया होता था। ऐसे होते नहीं कुंड, आपने देखा होगा कई कुंड तो ऐसे जीने बने होते हैं, स्टेयर्स होती है, आप आराम से नीचे जा सकते हैं। बड़ा बड़ा ऐसे कुंड टाइप का होता है, वहां पे वाटर स्टोर होता है। और कच्छ में भी मधारीज द्वारा वाटर को स्टोर किया जाता था। ठीक है, इनको विर्दु मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन कहते थे। नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रीजन में भी लोगों ने मेथड डेवलप कर लिया था कि ड्रिंकिंग वाटर को कैसे स्टोर किया जाए। ठीक है, अंडमान में भी जो जारवास थे वो भी वाटर को स्टोर करते थे। अंडमान में बहुत ज्यादा बारिश होती है, 3000 मिलीमीटर की बारिश होती है, जिसकी वजह से पानी बहुत ज्यादा आता है। तो इन्होंने तो बड़ा इनोवेटिव, बैम्बू से ही वाटर स्टोर करते थे। बैम्बूज को स्प्लिट करते थे और स्लोप बनाते थे, और उन स्लोप को वेल्स में, जिनको जैक वेल्स बोला जाता था, उससे कनेक्ट कर देते थे। जैसे ये बैम्बू है, बारिश हो रही है और बैम्बू को स्लोप बना दिया, और ये पानी इधर इधर गया और यहां पे बड़ा कुआं होता था, वाटर स्टोर हो जाता था। तो बहुत सारे हम देखते हैं, बहुत एंशियंट अगर हम बात करते हैं, वाटर को कंजर्व किया जाता रहा है। तो वाटर इज इंपॉर्टेंट, और वाटर राइट्स को भी लेके काफी ज्यादा लड़ाइयां होती है। अब तो वाटर को बांट लिया है कि इतना तुम्हारा इतना मेरा। वाटर कितना अवेलेबल है, वाटर की स्केर्सिटी तो नहीं। भारत में भी आप देखेंगे स्टेट्स में वाटर को लेके अक्सर जो है वो काफी मतलब तनाव रहता है। इधर हरियाणा और पंजाब और दिल्ली को लेके काफी ज्यादा, इधर आंध्र प्रदेश कर्नाटक को लेके कावेरी डिस्प्यूट है, उसके लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए गए। तो पानी को भी बांट लिया गया है। ठीक है, और देशों ने भी, ये बहुत सारे राइट्स है बकायदा वाटर की बात करें। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट की। वाटर की बात हो गई, फॉरेस्ट की बात करते हैं। जंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि फॉरेस्ट है, जंगल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। जंगल से हम वुड्स लेते हैं, जानवर यहाँ पे रहते हैं। हंटर गैदरर जब हम थे तब हम जंगल से सब कुछ अपना लेते थे। जंगल से नदियां निकलती हैं, बहुत कुछ। जंगल एक बहुत इंपॉर्टेंट, आज के समय में जंगल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज जंगल को बर्बाद किया जा रहा है। देखो पहली बात तो, अगर वाटर आपको फॉरेस्ट को अंडरस्टैंड करना है ना, तो फॉरेस्ट जो ये टर्म है, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो फॉरेस्ट को भी दोस्तों समझना है, ये भी बड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म है। फॉरेस्ट की भी अलग अलग मीनिंग है। जैसे संस्कृत की बात करें, जंगाला, JANGALA, जंगला। तो जंगला जो है स्पैरेंजली ग्रोन विथ ट्रीज एंड प्लांट्स, वो एरिया, वो एरिड एरिया, वो ऐसा एरिया जो बंजर है, जहां पे पेड़ पौधे उग जाते हैं। वहीं अगर कंटेम्प्रेरी उर्दू की बात करें तो जंगल जो है वो वुड फॉरेस्ट जंगल को डिफाइन करता है। लेकिन डिफरेंस है, दोनों टर्म्स में डिफरेंट है। एक जो एरिड सवाना स्टेज ऑफ वेजिटेशन को दिखा रहा है, और दूसरा सब कुछ फॉरेस्ट से कवर्ड है उसको दिखा रहा है। संस्कृत में जंगल का मतलब होता है ड्राई लैंड्स, और दूसरी अगर आप कंटेम्प्रेरी उर्दू की बात करें तो वहां पे होता है जंगल का मतलब फॉरेस्ट, वुड। समझ रहे हैं? एंग्लो इंडियन जंगल जो है वो बेसिकली एग्जैक्ट ऑपोजिट है, बट ठीक है, जंगल को हमने डिफाइन किया है, जंगल को हम फॉरेस्ट ही लेके चलते हैं। जंगल राज आप समझते ही हैं कि जहां पे लॉलेसनेस है ही नहीं, मतलब लॉलेसनेस है जो, जहां पे कानून चलता ही नहीं है, जंगल राज। बहुत सारे, कई बार जब बहुत खराब कंडीशन हो जाती है किसी स्टेट की तो हम जंगल राज यूज करते हैं ना, तो ये है। अब हम फॉरेस्ट कवरेज देख लेते हैं, जो कि आपको नोट करने की जरूरत है। फॉरेस्ट की बात करें, 30,000 से ज्यादा स्पीशीज ऑफ प्लांट्स भारत में प्रेजेंट है। राजस्थान में आपको खूब थॉर्नी बुशेज, वहां पे आपको जंगल नहीं लेकिन थॉर्नी बुशेज, जैसे कैक्टस हो गया, कांटों वाले पेड़ आपको मिलेंगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको आसाम में मिलेंगे, MP में मिलेंगे, वेस्टर्न घाट्स में मिलेंगे।
फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल वेजिटल कवर है। भारत में नेचुरल वेजिटेशन मतलब बहुत ही खूबसूरत तरीके से भारत को कवर करता है। भारत 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में, भारत में 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन हैं। मैंने 6 के 6 कवर किए हैं। भारत में हिमालय भी है, कोस्ट भी है, भारत में जंगल भी है, भारत में रेगिस्तान भी, भारत में सब है। तो 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में भारत डिवाइड है। ठीक है, उसमें फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि फॉरेस्ट अनइवन है, कुछ जगह पे आपको फॉरेस्ट बहुत मिलेगा, कुछ जगह पे नहीं मिलेगा। प्रेजेंट डे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, दिल्ली में खाली 1.5% है। जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होगा वहां पे फॉरेस्ट कम होंगे। तो दिल्ली में अर्बनाइजेशन ज्यादा है तो 1.5% है, राजस्थान में 2.5% है। राजस्थान तो खैर बंजर एरिया है, राजस्थान तो पूरा रेगिस्तान है तो 2.5% है। पंजाब में 3% है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 33% है, मध्य प्रदेश में 31%, केरल में 28%, त्रिपुरा में 63% है। अंडमान एंड निकोबार और त्रिपुरा में बहुत सारे जो फॉरेस्ट है नॉर्थ ईस्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो भारत में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। भारत में ग्रासलैंड्स नहीं मिलते। ठीक है, बड़े बड़े घास के मैदान भारत में नहीं मिलेंगे, आपको जंगल मिलेंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश और कुछ मध्य प्रदेश के कुछ सब ह्यूमिड एरिया में आपको मिल जाएंगे, कुछ आंध्र घाट्स में भी पैचेस ऑफ ग्रासलैंड मिलेंगे। लेकिन जैसे सवाना ग्रासलैंड है, इधर पैम्पेस और प्रेरीज, उस तरीके के आपको ग्रासलैंड्स जो हैं वो भारत में नहीं मिलेंगे, जैसे अमेरिका और अफ्रीका में आपको मिलते हैं। ठीक है, अब हम फॉरेस्ट थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं, फॉरेस्ट का भी इतिहास देखिए। भैया इतिहास हम सबका देखेंगे क्योंकि हम इतिहास ही पढ़ रहे हैं, हम इन्वायरमेंट को इतिहास के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं आपको इन्वायरमेंट की। तो देखो फॉरेस्ट जो है 2 मिलियन ईयर्स ओल्ड, 20 लाख साल पुराने हैं। हंटर गैदरर्स थे हम, और सब कुछ अपना यहीं से ही लेते थे, फॉरेस्ट से ही लेते थे। फॉरेस्ट हमको घर देता था। टेक्नोलॉजिकल ट्रेडिशंस उस समय सोहानियन और एक्यूलियन बोला जाता था। सोहानियन एक्यूलियन को मैंने समझाया है, आप देख लीजिएगा। सोहानियन कल्चर जो है वो शिवालिक्स और एक्यूलियन कल्चर जो है वो शिवालिक से लेकर पूरा मद्रास तक जाता था। ठीक है, एक्यूलियन साइट्स भी मिली है सेंट्रल इंडिया और साउथ ईस्टर्न घाट्स में। ठीक है, तो इतिहास में भी भैया फॉरेस्ट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है, और हमारी रिलेशनशिप जो है वो वेरी करती रही है। अब तो खैर फॉरेस्ट को हम बहुत बुरी तरीके से बर्बाद करते जा रहे हैं। दूसरा आया हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये तो एंशिएंट हो गया। हड़प्पन सिविलाइजेशन में जितने भी एरिड और सेमी एरिड एरियाज थे उसको हमने वहां पे पेड़ लगाने शुरू कर दिए। नॉर्थ वेस्ट एरिया जो है आज का पाकिस्तान का एरिया और नॉर्थ का पूरा एरिया जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आता था। और यहां पे रिटन रिकॉर्ड्स हैं कि फॉरेस्ट जो है इस एज में फला फूला। मटेरियल एविडेंस मिलते हैं कि मैन फॉरेस्ट रिलेशनशिप जो है बहुत बढ़िया थी। हम फ्यूल के लिए वुड के लिए मतलब वुड से हम फ्यूल आग जलाते थे लकड़ी से। तो भैया हड़प्पन कल्चर में तो हमको टॉयज मिलते हैं। अब टॉयज वुड से ही बनेंगे ना, वुड लकड़ी कहां से आती है? जंगल से आएगी, पेड़ों से आएगी। वुड हैंडल्स मिलते हैं हमको, कॉपर टूल्स मिलते हैं, एक्सेस भी तो लकड़ी से बनेगी, वुडन कार्ट्स, व्हील्स, वुडन बोर्ड्स, पॉटर व्हील्स, तो ये सब जंगल से ही आती है ना। इरफान हबीब द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। और एनिमल्स, देखो एनिमल्स जंगल में मिलेंगे, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में एनिमल्स को भी डिपिक्ट किया गया है, एलिफेंट, टाइगर्स, राइनोसोरस। यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज फॉरेस्ट डिपेंडेंट काफी हद तक। ये सिविलाइजेशन फॉरेस्ट डिपेंडेंट थी। उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन आई। वैदिक सिविलाइजेशन में दोस्तों अरण्य, ठीक है, वन, ये सब मिलता है। अरण्य मतलब ही फॉरेस्ट होता है। और हर जगह वैदिक लिटरेचर में तो सबसे ज्यादा यूज किसी रिसोर्स का किया है तो फॉरेस्ट का किया है। ठीक है, ग्राम, विलेज और अरण्य, फॉरेस्ट हर जगह आपको मिलता रहेगा। ये कई बार कहते ना तक कि वो सन्यास पे भेजा जाता, नहीं सन्यास नहीं, अरे यार वो क्या था, वनवास में भेजा जाता था। वनवास, जैसे भगवान रामचंद्र को 14 साल का वनवास हुआ था, जंगल में गए थे वो। तो वैदिक में तो वैदिक लिटरेचर में और बाद में आने वाले जितने भी लिटरेचर्स हैं वहां पे तो आपको मिलेगा ही। हालांकि अरण्य वन से थोड़ा सा डिफरेंट है। अरण्य मतलब होता है वाइल्डरनेस, डेजर्ट, लेकिन कभी कभी हम इसको फॉरेस्ट से भी लिंक करते हैं, लेकिन ये एटाइमोलॉजिकली ये थोड़ा सा डिफरेंट है वन से। ठीक है, तो वैदिक पीरियड में तो हम देखते हैं सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मिलता है बकायदा वेद में रेफरेंस कि हम फॉरेस्ट से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लेते थे। फिर आता है आपका 500 से 300 एडी, 500 बीसी से 300 एडी, जब हमने फॉरेस्ट लैंड, जो फर्टाइल फॉरेस्ट लैंड है, उसको यूज करना शुरू किया।
यानी कि फॉरेस्ट का कॉलोनाइजेशन होना शुरू हुआ। अब इसमें मौर्यंस आए, कुशान्स आए, चालुक्य, संगम, नॉर्थ में भी साउथ में भी जहां जहां जंगल थे उनका कॉलोनाइजेशन, कॉलोनीज बनाई ना। पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो हमको लोग बसाने थे, तो कहां बसाएंगे आप? जंगल को काटो, जंगल को काटो। एलिफेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, इन फॉरेस्ट से एलिफेंट्स को पकड़ के लाया जाता था। जंगल दोस्तों देखिए, वॉर एलिफेंट्स का आपने नाम सुना होगा, तो ये जंगल, ये हाथी कहां से आते थे? ये हाथी जंगल से आते थे। एलिफेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था ना। राज तिलक जब होता था तो हाथियों को, जानवरों को लाया जाता था। राजा हाथी के ऊपर बैठ के चलता था। वॉर में एलिफेंट्स यूज हुए जाते थे। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्नीचर, कार्स, चैरियट्स, वुडन ब्रिज, ये सब हुआ मॉडर्न पीरियड में, तो बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन मॉडर्न पीरियड में हंटिंग रिजर्व्स आल्सो केम अप। ठीक है, हंटिंग, लोग यहां पे राजा शिकार भी करते थे। और चाणक्य तो ये तक कहते हैं कि ब्राह्मण को फॉरेस्ट दिया जाना चाहिए प्लांटेशंस के लिए, रिलीजियस लर्निंग के लिए। उपनिषद इनके बारे में बात करता है। अरण्यकास सॉरी, उपनिषद एंड अरण्यकास, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें फॉरेस्ट का हमको यहां पे वर्णन मिलता है। कौटिल्य की, चाणक्य की अर्थशास्त्र में इन्होंने दो इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट की बात की है, सैंडलवुड और एलोवुड, जो फॉरेस्ट से हमको मिलता है। मॉरल्स के बाद आए गुप्ताज। गुप्ताज ने भी इस फॉरेस्ट को अगेन इसको कमर्शियलाइज करना शुरू किया, ट्रेड एंड टाउन्स को यूज करना शुरू किया। अब ट्रेड एंड टाउन्स बसाने के लिए आपको फॉरेस्ट को यहां पे अगेन यहां पे साफ करना पड़ेगा। लेकिन गुप्ताज ने, देखिए, इकोनॉमी बढ़ाने के लिए आपको फॉरेस्ट से बहुत कुछ लेना है, और उस समय फॉरेस्ट एक रिसोर्स आज भी है। तो गुप्ताज ने भी फॉरेस्ट को एज अ रिसोर्स यूज किया। फिर हर्षवर्धन आए। हर्षवर्धन, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहा, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। कौसाम्बी, कौसाम्बी में ढेर सारे वाइल्ड एलिफेंट्स मिलते थे। मोंगिर, ये वो जंगल था जो कि मगध और कौसाम्बी के बीच में था, वहां पे भी आपको खूब सारे जानवर मिलते थे। कलिंग, यहां पे ये जो फॉरेस्ट था, यहां पे आपको वाइल्ड एनिमल्स मिलते थे। आंध्र, चोल, ये वाइल्ड जंगल थे। तो भारत उस समय जंगल ही जंगल था, हर जगह जंगल, समझ रहे? फिर आपका दिल्ली सल्तनत आया। दिल्ली सल्तनत से सिचुएशन चेंज होना शुरू की, थोड़ी बहुत शुरू हुई, क्योंकि यहां पे फ्यूल, वुड, फ्रूट्स, फूड, फॉडर, इनकी डिमांड्स बढ़ी। अब ये डिमांड कहां से आएगी? फॉरेस्ट से। सब फॉरेस्ट फूड देगा आपको, फॉडर देगा, फ्रूट सब जंगली तो देगा। क्वालिटी टिम्बर का प्रोडक्शन शुरू हुआ यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन ऑफ बोट्स, ब्रिजेस, हाउसेस, कार्ट्स, ये सब दिल्ली सल्तनत में शुरू हुए। ठीक है, जंगल में राजा महाराजा जाते थे, हंटिंग रिजर्व्स, शिकार के लिए रिजर्व अपने मतलब फॉरेस्ट को करते थे। ठीक है, बहुत सारे। मुगल इंडिया की बात करें, फिर आए मुगल, दिल्ली सल्तनत के बाद वहां पे भी मुगल इंडिया में मेन फॉरेस्टेड एरियाज थे। एक तो हिमालय का पूरा नॉर्दर्न माउंटेन्स, फिर उसके बाद जो फुट हिल रीजन होता था ना, तराई रीजन जिसको बोलते हैं हिमालय का, वो, फिर सेंट्रल इंडियन फॉरेस्ट जो कि नर्मदा, सोन, और ईस्टर्न कोस्ट लाइन जो कि नरसापुर और बालासोर के पास आता था। फिर घाट रेंज, यही वेस्टर्न घाट्स, एलोवुड फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्ट में, ब्रह्मपुत्र फॉरेस्ट और लाख फॉरेस्ट गंगा डेल्टा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। और इन फॉरेस्ट के लिए बहुत ज्यादा डिमांड आती थी। टिम्बर, हाई क्वालिटी ऑफ टिम्बर, बाहर हम एक्सपोर्ट भी करते थे ना, डाइस की डिमांड आती थी, वैक्स की डिमांड आती थी, तो ये सब फॉरेस्ट से ही लिया जाता था। फॉरेस्ट प्रोड्यूस मैं बताना चाहता हूं मुगल एम्पायर में, पंजाब से साल, टिम्बर, टर्पेंटाइन, इंडियन जालाप, ये सब आता था। गुजरात से टीक टिम्बर, गमलैक, एलोवुड, हनी, उत्तर प्रदेश से साल टिम्बर, एबोनी, बैम्बू, सेंट्रल इंडिया से सैंडलवुड, बिहार से बैम्बू, बंगाल से भी टिम्बर, उड़ीसा से टिम्बर, आसाम से आ रहा है, डेक्कन से आ रहा है। तभी तो मुगल्स इतने ज्यादा अमीर हो गए। मैंने बताया ना, भारत एक गिफ्टेड कंट्री है। भारत में अगर थोड़ी पॉलिटिक्स बढ़िया हो जाए तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, भारत को वरदान है। तो ये सारी चीजें। अब कंजर्वेशन प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समय समय पे फॉरेस्ट को भी कंजर्व किया जाता रहा। जैसे खेजरी ट्रीज, आपके बारे में सुना होगा। खेजरी ट्री जो था वो तो ऑफिशियल फ्लैग था बीकानेर किंगडम का 17th सेंचुरी में। तो फ्लैग्स यहां पे जो होते थे किंगडम्स के, वो बकायदा जानवरों से दर्शाए जाते थे, जंगलों से दर्शाए जाते थे, यानी कि फॉरेस्ट का कंजर्वेशन होता था। राजा महाराजा वेजिटेशन के कंसर्न रहते थे कि इनको बचाना जरूरी है। महारावल जो थे, महारावल जैत सिंह, उन्होंने तो बकायदा स्पॉन्सर्ड कंस्ट्रक्शन करवाया कि वाटर को रन ऑफ करना ही नहीं है, एम्बैंकमेंट्स बनाओ, रिजर्वायर बनाया, गार्डन्स बनवाए उन्होंने, हरियाली, प्लांटेशन करवाओ। और अगर कोई भी
पेड़ काटता था तो उसको मारा जाता था, पनिशमेंट था उसके लिए। राजस्थान में तो ऐसे बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए। जंभोजी, आपको बता दूं कि बिश्नोई समाज का आपने नाम सुना होगा। बीशनोई मतलब 20 मतलब 20, नोई मतलब 9, 29। अभी मैं बताता हूं, इनके फाउंडर जो थे जंभोजी, 1491 एडी से 1536 तक, इन्होंने तो बकायदा अपने फॉलोअर्स को 29 रूल्स बताए, 29 रूल्स थे। और ये रूल्स बताते थे कि आप एनवायरमेंट से कैसे सही से रह सकते हो। आपको पेड़ को काटना नहीं, एनिमल स्लॉटर नहीं करना है। और यही बिश्नोई समाज आज बहुत बड़ा है राजस्थान में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये हर जगह हो रहा था। राजस्थान में बहुत ज्यादा था, ये प्रेवलेंट बहुत ज्यादा था, बहुत राजा महाराजाओं ने इसको बंद किया, ठीक है। और हर जगह हो रहा था क्योंकि सबको पता था कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप बिहार चले जाएं, ठीक है, बिहार में भी यही चीज हो रही थी कि वहां पे भी फॉरेस्ट को बचाना है, हमको ऐसे नहीं यूज करना है। लेकिन आज हम लगातार यूज करते जा रहे, सारे लॉ धरे के धरे रह गए। मिनरल्स या मेटल की बात करें तो मेटल सॉलिड मटेरियल होते हैं जो हार्ड, शाइनी, मैलिएबल, फ्यूजेबल, डक्टाइल होते हैं। इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी बहुत होती है। और देखो ये जो फॉरेस्ट, वाटर और मिनरल्स है ना, इतिहास इसी से ही चला। आज सब कुछ इन्हीं तीनों पे ही डिपेंड है। आप जरा निकाल दीजिए इन तीनों को। आज आप लोहे के बिना अपनी जिंदगी क्या कर सकते हैं? नहीं। पानी के बिना क्या अपनी जिंदगी को इमेजिन कर सकते हैं? नहीं। आप किस बर्तन में खाना खाते हैं? आपका दरवाजा वुड का है। सब कुछ, आपकी जो दीवारें हैं उसमें भी मिनरल्स, मेटल्स है। तो आप कभी अपनी जिंदगी इनके बिना इमेजिन कर ही नहीं सकते। हम ऐसे सरवाइव किए हैं, इसीलिए मैं आपको यूज ऑफ रिसोर्सेस बता रहा हूं। तो मेटलर्जी जो है ना, मेटलर्जी मैंने आपको बताया था 6000 बीसी से हम इसको ट्रेस कर सकते हैं। अभी 86 नोन मेटल्स हैं। 19th सेंचुरी में खाली 24 थे, इसमें 24 मेटल 12 जो डिस्कवर किया जा रहा था। बट एनीवे, इसमें जो पहले अगर बात करते हैं, सबसे पहले मेटल गोल्ड और कॉपर थे। लेकिन 17th सेंचुरी आते आते 12 और मेटल्स को है वो हम जानने लगे। गोल्ड की बात करें तो सबसे पहले 6000 बीसी से, फिर कॉपर आया 4200 बीसी, सिल्वर 4000 बीसी, लीड 3500 बीसी, लीड कह रहा हूं सॉरी, लेड 3500 बीसी, टिन 1750 बीसी, आयरन जब डिस्कवर हुआ तो सब बदल गया, आयरन एज आ गई। 1500 बीसी मरकरी, 750 बीसी। मेटल का यूज बहुत है, एलॉय बन जाते हैं। मेटल्स को मिक्स करिए, 2 से 3 मेटल को मिक्स करिए, एक और नया मटेरियल बन जाता है, वो और ज्यादा ताकतवर होता है। मेसोपोटामियन, इजिप्शियन, ग्रीक्स, रोमन, हड़प्पन, सबने इन मेटल्स को तगड़े तरीके से यूज किया, मेटलर्जी बना गई। कैसे? हम देखो, हम खोद के निकालते हैं ना, तो इसमें से मेटल कैसे निकाले, प्योर मेटल कैसे निकाले? सेपरेशन एक बहुत बड़ी सिरदर्दी थी, ठीक है। 3 स्टेप लिए जाते थे भाई मेटलर्जी में। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो मेटल का कलर देखा जाता था, सबसे इंपॉर्टेंट था। मटेरियल को रिकॉग्नाइज किया जाता था, स्टोन ग्रेवल्स को सेपरेट किया जाता था। सेपरेट कैसे करना है, यही 3 स्टेप तो होते थे ना भाई। कलर, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन एंड देन आपका सेपरेशन। तो अब हम मटेरियल्स, एक एक मेटल को डिस्कवर करते हैं। गोल्ड सबसे इंपॉर्टेंट गोल्ड आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके दाम बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहेंगे। जब भी मार्केट नीचे जाता है गोल्ड के दाम बढ़ते रहेंगे। तो गोल्ड आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आदमी है वो समझ गया कि गोल्ड को ज्वेलरी में कैसे, ऑर्नामेंट्स में कैसे। देखो हम हमारा नेचर समझो आप, हमको कुछ भी मिलता है हम उसका यूज करना सीख लेते हैं, इसीलिए इंसान जो है वो सबसे ऊपर है। देखो गोल्ड मिला, अब अगर जानवर को मिलता तो उसको समझ नहीं आता क्या करना है। हमको मिला तो हमने उसको कमर्शियलाइजेशन कर दिया। आज गोल्ड सबसे, जिसके पास जितना सोना है, जिस देश के पास जितना सोना है उतना अमीर। तो जो चीज हमको मिलती है ना, हम उसका यूज करना सीख लेते हैं। तो गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और गोल्ड अर्थ क्रस्ट में डिस्पर्स भी बहुत ज्यादा था, ढेर सारे गोल्ड डिपॉजिट्स जो है वो पाए जाते थे। देखो शुरुआत में क्या हुआ ना कि जो जितने भी मेटल्स की मेटलर्जी थी, वो या तो हम उसको कार्बन या हाइड्रोजन में रिड्यूस करते थे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती थी कि एक बार आप मेटल को स्मेल्ट करेंगे, वो उनकी प्योरिटी जो है वो खो जाती थी। इसलिए रिफाइनिंग जो थी, गोल्ड की रिफाइनिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। सेकेंड मिलेनियम बीसी में एमालगेशन का प्रोसेस शुरू होता है, जब फाइनली हमने मॉल्टन लेड को सेपरेट किया। थोड़ी ज्यादा टेक्निकल जा रहा है, कहने का मतलब यह है कि हमने बहुत सारे रिफाइनिंग प्रोसेस को हमने एनहांस किया है जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा है, तभी तो आपको प्योर गोल्ड मिलेगा। आज भी आप बोलते हैं ना भैया जो गोल्ड है ना वो खरा सोना है कि नहीं, 24 कैरेट है कि नहीं। गोल्ड के बाद आता है आपका कॉपर। कॉपर एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉपर से टूल बनते हैं। आज भी कॉपर से सब मैक्सिमम चीजें जो है वो कॉपर से ही। चैल्कोलिथिक एज, कॉपर एज ही तो बोला जाता है। 3600 बीसी से फर्स्ट कॉपर स्मेल्टेड आर्टिफैक्ट 3600 बीसी में हमको मिले आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, नील नदी के किनारे।
3000 बीसी में हमको वेपन्स टूल्स मिलने लगे, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉपर को हम स्मेल्ट करके नई नई चीजें बनाने लगे, 1100 डिग्री से 1200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को लेके जाते थे और कॉपर को पिघलाते थे, बाकायदा हेलमेट्स बनाए जाते थे, ठीक है। हेलमेट्स कहते हैं, वो क्या होता है, वो ऊपर जो ताज होता है, तख्त होता है, हेलमेट्स ही तो होते हैं ना, शील्ड, मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूं, कवच, और वो जो शील्ड होती है, तलवारें होती हैं, वो सब बनाई जाती थी। कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट था इजिप्ट, एशिया, सबके लिए। फिर ब्रॉन्ज आया, ब्रॉन्ज एक एलॉय है, ठीक है, टिन और कॉपर का एलॉय है ये, टिन और कॉपर को मिला दीजिए तो आपको ब्रॉन्ज मिल जाता है, ब्रॉन्ज एज आ गई। जो बना, जो मेटल डिस्कवर हो उसके नाम से एज शुरू हो गई, ठीक है। 2500 बीसी में सुमेरियंस के बारे में मैंने बताया है, उन्होंने ब्रॉन्ज को बनाना सीख लिया। और ब्रॉन्ज को जब उन्होंने बनाना सीखा, 89% कॉपर होता है, 11% टिन होता है, तो ब्रॉन्ज बहुत यूजफुल एलॉय था, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स हमको 1800 बीसी में मिले। सिल्वर आया, फिर सिल्वर फ्रीली तो नहीं होता, ठीक है, इसका अक्रेंस बहुत रेयर होता है, लेकिन केमिकली एक्टिव सब्सटेंस है काफी ज्यादा। ये गोल्ड से हार्ड होता है लेकिन कॉपर से सॉफ्ट होता है। कॉपर बहुत हार्ड होता है, डक्टिलिटी में, मेलिएबिलिटी मतलब डक्टिलिटी मतलब कितना शाइनी है वो सेकंड है। गोल्ड में डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी में गोल्ड से सेकंड नंबर पे आता है, गोल्ड ज्यादा शाइन करता है, ठीक है। हाँ, प्योर एयर में बिल्कुल स्टेबल है। तो कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है। 250 बीसी में कॉपर भी हमको मिलने लगे। आयरन तो सबसे इंपॉर्टेंट, आयरन एज ही आ गई, आयरन सबसे ज्यादा एबेंडेंस में अवेलेबल है, ठीक है। 2500 बीसी में आयरन मिलने लगा। 1200 बीसी में आयरन मेकिंग जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गई। लोहे से हम बहुत कुछ बनाने लगे, ठीक है, बड़ी बड़ी इमारतें बनाने लगे लोहे से। आयरन एज, आयरन जब से डिस्कवर हुआ तो सब हथियार बड़े बड़े बनने लगे। अभी तो खैर आयरन सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, आयरन के बिना तो हम सोच भी नहीं सकते इस समय। अभी भी आयरन एज, मॉडर्न आयरन एज चल रही है इस समय। लेड की बात करें, लेड भी फ्री में आपको नहीं मिलेगा। लेड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंसिल आपकी लेड की होती है ना, ठीक है, आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं वो भी, उसमें भी लेड का तार होता है। लेड तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेटेलिक है ये, ठीक है। और लेड एक तरीके से रेडियो एक्टिव भी है, तो लेड भी इंपॉर्टेंट है। ये भी हाईली मेलिएबल टक्टाइल होता है। मरकरी अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके उसमें मरकरी जो है वो कई जगह यूज होता है, सबसे ज्यादा थर्मामीटर में उसका यूज किया जाता है। 1500 से 1600 में लेड मिल गया आपको, 1500 बीसी से 1600 बीसी में, सॉरी, मरकरी मिल गया आपको। तो आप देख सकते हैं इतने सारे मेटल जो है वो आपको मिले, और ये लगातार इवॉल्व करते रहे हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले सुमेरियन सिटी जो है, उन्होंने, सुमेरियन सिविलाइजेशन ने इसको पहले यूज करना शुरू किया, नील नदी के किनारे। तो सुमेरियन सिविलाइजेशन ने इसको डेवलप किया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि नील नदी के किनारे मॉडर्न साइट ऑफ कायरो है, गेर्जियन ने डेवलप किया सिविलाइजेशन, उन्होंने भी कॉपर को बहुत अच्छे से यूज किया। मेसोपोटामिया ने बहुत अच्छे से कॉपर को यूज करना शुरू किया। इजिप्शियन सिविलाइजेशन ने बहुत अच्छा कॉपर को, लेकिन जो रियल इंडस्ट्री थी, इजिप्शियन ने बेसिकली जो डिपॉजिट्स उनको प्रॉपरली माइंड किया, और इसका कमर्शियलाइजेशन जो है इजिप्शियन ने, आपने देखा होगा कि इजिप्ट के जो राजा महाराजा होते तो बड़े ही आलीशान होते थे, एकदम मयास तरीके के, ठीक है। फिर कॉपर से कॉपर एक्स बनना शुरू हुआ। इजिप्ट ने एक तरीके से इसमें अपना दबदबा बनाया। फिर ये एशिया माइनर तक पहुंचा, ठीक है, एशिया माइनर ने, फिर हमने भी यूज करना शुरू किया। ब्रॉन्ज जो है एशिया में आया, ब्रॉन्ज के आर्टिफैक्ट 3600 बीसी पुराने हैं, थाईलैंड में आया। कॉपर ईस्ट एशिया में स्कैटर था। नए नए हमको डिपॉजिट्स मिले, माइनिंग डिपॉजिट्स मिले। भारत में भी बात करते हैं, भारत में भी हमने बहुत कुछ देखा। ब्रॉन्ज एज कल्चर हमारा बहुत फला फूला, ठीक है। कॉपर ब्रॉन्ज हमारे बहुत मिला। अगर इंडिया की बात करें, वेस्ट बंगाल में साइट्स मिली, झारखंड इधर आपका छोटा नागपुर प्लेटू तो भरा हुआ था कॉपर से, आज भी भरा हुआ है। इधर आज का झारखंड बिहार एरिया, वहां पे बहुत कुछ मिलता है। हड़प्पन जो है एलॉय की प्रैक्टिस करते थे, मोहनजोदारो में मिनरल्स का मतलब ढेर सारे कॉपर के आर्टिफैक्ट्स जो है वो मिलते थे, ठीक है। राजस्थान, बलूचिस्तान एरिया में बहुत ये जो कल्चर था वो आगे बढ़ा। मेटल का हमने बहुत अच्छे से यूज किया। आयरन का, फिर आयरन बहुत अच्छे से यूज किया। भारत में आयरन बहुत अच्छे से यूज होने लगा, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि आयरन की जो डेट ऑफ प्रोडक्शन है वो 800 बीसी के अराउंड है। और आयरन जो है सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया से सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था। और सेंटर जो है वहां पे क्लोज थे जहां पे ओर बहुत ज्यादा थे, आयरन के ओर जहां पे बहुत ज्यादा थे वहां पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। जिंक अगेन एक और इंपॉर्टेंट मटेरियल, जिंक, ये साउथ में जिंक बहुत ज्यादा मिला, ठीक है। राजस्थान में जिंक बहुत ज्यादा मिला। जवार माइंस जो हैं बहुत ज्यादा जिंक वहां से एक्सट्रैक्ट किया और यूज किया गया।
तो ये रिसोर्सेस थे, 3 रिसोर्सेस की मैंने बात की है, एक लेक्चर में तीनों चैप्टर मैंने समझा दिए हैं। अब 2 किताबें और बची हैं, कल परसों नरसों तक मैं खत्म कर दूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।